लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी शाकिर ने भेजी है, तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शाकिर है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये कई साल पहले घटी थी। मेरी मम्मी बताती है कि उस समय जिस गांव के घर में वो लोग रहा करते थे, उस गांव के घर के पीछे एक पतली सी गली थी। उस गली में 2 या 4 घर होंगे जिसमें अब कोई नहीं रहता था और वो घर खंडर बन चुके थे। शायद 5-10 सालों से वो घर बंद थे और वहाँ के रहने वाले लोग कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे। कहा जाता था कि वो चारों घर में मिलकर एक परिवार रहा करता था, जिसके अलग अलग सदस्य उस घर में रहा करते थे। लेकिन फिर वो शायद कहीं बाहर चले गए, जिस वजह से उनका घर हमेशा के लिए वो लोगों ने छोड़ दिया और वो घर के बाद में कभी दोबारा पलट कर वो लोग वहाँ पर आए भी नहीं। इसी वजह से अब वो जो गली थी वो बिल्कुल सुनसान रहती थी। वहाँ कोई आता जाता नहीं था। मेरी मम्मी बताती है कि वो गांव की हमारी आखिरी गली भी थी। उसके बाद फिर कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान के बाद बस घना सा जंगल और कुछ नहीं। एक शाम मेरी मम्मी जब घर पर बैठी हुई थी और अपनी मम्मी से बात कर रही थी, यानी कि नानी माँ से, तभी ऐसा लगा कि जो घर की दीवार है, यानी कि जो आखिरी गली को लगकर दीवार थी हमारे घर की, उसकी दूसरी ओर से कोई चिल्ला रहा है। यह ऐसा लग रहा था कि कोई जाते आते दीवार पर धक्का मार रहा हो या किसी चीज़ से ठोक रहा हो। वो आवाज़ें सुनकर वो लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है गांव के कोई बच्चे यहाँ पर खेलने आए होंगे। लेकिन यही आवाज़ कुछ देर और तक चलने की वजह से उन्हें ऐसा लगा कि अब जाकर देखना चाहिए कि ये आवाज़ें क्यों आ रही है। जब वो लोगों ने वहाँ पर जाकर देखा तो पाया कि वहाँ कुछ नहीं था। ये देखकर मेरी मम्मी नानी माँ से कहने लगी कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी और कौन होगा जो इतनी जल्दी गायब हो गया, हमें कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। नानी माँ ने उन्हें समझाया कि हो सकता है बच्चे ही होंगे, भाग गए होंगे। फिर मेरी मम्मी बताती है कि जैसे ही वो अपने कमरे में, यानी कि अपने घर में लौटी, तब दोबारा वो आवाज़ें शुरू हो गई। नानी माँ तुरंत ही एक डंडा उठाकर उस गली में जाने लगी और कहने लगी कि अभी जाकर बच्चों को सही करती हूँ। लेकिन इस बार भी वहाँ पर कोई नहीं दिखा। मेरी मम्मी नानी माँ से कहने लगी कि ये जो भी बच्चे हैं बहुत शरारती है, हम कुछ देर यहीं पर रुक कर देखते हैं, शायद कोई दिख जाए। तभी उन्हें उस बंद पड़े घर के अंदर से 2 चमकती हुई आंखें नजर आई। ऐसा लगा कि वहां पर कोई छुपा हुआ है। मेरी मम्मी नानी माँ से कहने लगी कि देखो, ये बच्चे शायद उस घर में जाकर छुप गए हैं, अभी इनको चिल्ला कर आती हूँ। नानी माँ वहीं खड़ी थी। मेरी मम्मी अकेले उस घर के अंदर चले गई। घर तो टूट फूट चुका था। जब घर के अंदर गई तो जाकर देखा कि वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बस एक बूढ़ी औरत जो कि कोने में बैठी हुई थी और हाथ में उसने कुछ पकड़ा हुआ था। वो कुछ काले रंग का था जो बराबर दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद मेरी मम्मी ने देखा कि वो अपनी जगह से उठी और जो भी उसके हाथ में था वो उसने जोर से मम्मी की ओर फेंक कर मारी। मेरी मम्मी ने खुद को बचाया और वो कहीं पीछे जाकर गिरा। उसके बाद मम्मी ने देखा कि वैसे ही बुढ़िया और वहां पर 4 से 5 पता नहीं कहां से एकदम से आ गई और सभी लोगों ने मिलकर मम्मी को घेर लिया। उसके बाद मम्मी बताती है कि उनके चेहरे इतने ज़्यादा डरावने और भयानक थे कि मम्मी की चीख निकल गई। आवाज़ सुनकर नानी माँ जल्दी जल्दी उसी घर में आई। जब नानी माँ वहाँ पर पहुँची तो देखा कि मम्मी बेहोश पड़ी हुई थी। उन्होंने मम्मी को वहाँ से उठाया और ले जाकर अपने घर में रख दिया। जब मम्मी को होश आया तब मम्मी बताने लगी कि मैंने वहाँ पर ऐसा 5 औरतों को देखा था जिनके चेहरे काफ़ी ज़्यादा डरावने थे
और वो सभी लोगों ने मुझे घेर लिया था। शायद वो मुझ पर हमला करना चाहते थे। नानी माँ ने उनकी ये बात सुनी और नानी माँ कहने लगी कि कई सालों से वो घर बंद पड़ा है और जहाँ कहीं भी ऐसे बंद घर होते हैं वहाँ पर जिन्नात अपना बसेरा जमा लेते हैं। हो सकता है कि अब उस घर में जिन्नात लोग रहते होंगे। मेरी मम्मी ने जब ये बात सुना तो वो नानी माँ से कहने लगी कि अगर वहाँ पर जिन्नात रहते हैं तो क्या वही लोग हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। बस फिर क्या था, अगली सुबह होने का इंतज़ार किए और सुबह होते ही एक मौलाना साहब के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। मौलाना साहब जब घर पर आए तो उन्होंने दूर से ही उस घर को देखकर पहचान लिया और कहने लगे कि आप लोगों का शक बिल्कुल सही है। अब वहाँ पर कुछ जिन्नात रहते हैं जो तुम लोगों को परेशान करेंगे। जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली करके चले जाओ। मेरी मम्मी बताती है कि हमारे पास तो दूसरा घर भी नहीं था, हम कहाँ जाते रहने के लिए। मजबूरी हमारे ऊपर ऐसी थी कि हमें वहीं पर रहना था। तो उन्होंने 2-3 तावीज़ें दी। कहने लगी कि एक तावीज़ घर के दरवाजे पर और दूसरी तावीज़ घर की दीवार पर, जो कि उस खाली गली की ओर पड़ती थी, वहाँ पर बांध दो और फिर देखना वो जिन्नात तुम लोगों को परेशान नहीं करेंगे। हमने वैसे ही किया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात अचानक जोरों से आवाज़ आने लगी। अब भी यूं ही लग रहा था कि वो आवाज़ें उस दीवार पर कोई तो ठोक कर जा रहा है। मम्मी और मेरी नानी ये दोनों परेशान हो गए और फिर दोबारा मौलाना साहब के पास गए। जब मौलाना साहब आए तो उन्होंने देखा कि शायद हवा की वजह से वो तावीज़ वहाँ से टूट कर गिर चुकी थी और हो सकता है कहीं चले गई होगी या फिर हवा की ही वजह से वो कहीं दूर जा गिरी होगी। मौलाना साहब ने कहा कि देखो, या तो ये हो सकता है कि तावीज़ अपने आप टूट कर गिर गई हो या फिर अब वो जिन्नात ही उस तावीज़ को वहाँ से कैसे ना कैसे करके हटा दिए होंगे और वो तुम लोगों को परेशान कर रहे होंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस घर को छोड़ दो। मम्मी और नानी ने कहा कि हमारे पास कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ पर हम जाकर रह सकें। मौलाना साहब कहने लगे कि मैं अब तुम लोगों को कुछ कील दूंगा, वो कील को अपने घर के चारों ओर गाड़ देना। उन लोगों ने वैसा ही किया। उसके बाद में फिर वैसा ही हुआ कि कुछ दिनों तक के वो आवाज़ें बंद थी, लेकिन अब वो आवाज़ें उस घर में से आ रही थी। जैसे ही सूरज डूबता वो अजीब व गरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती। कभी किसी की चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आती तो कभी ऐसा लगता कि कोई ज़ोरों से उस गली में भाग रहा है। जब मम्मी ने ये बात दोबारा मौलाना साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि पहले वहाँ पर सिर्फ 5 जिन्नात रहते थे, अब जिन्नातों की संख्या बढ़ चुकी है। मेरी मम्मी ने कहा कि ऐसा क्यों, कि वो जिन्नात यहीं पर आकर रह रहे हैं। तब मौलाना साहब ने कहा कि जिन्नात जो खाना खाते हैं वो हड्डियाँ होती है और बगल में ही कब्रिस्तान है। जितने भी मुर्दे वहाँ पर दफनाए जाते हैं उनकी हड्डियाँ जो है वही ये जिन खाते हैं। तो इसीलिए ये सब के सब यहीं पर रहते हैं। वो कब्रिस्तान वहाँ पर है, जिस वजह से शायद तुम लोगों को इतनी सारी दिक्कतें हैं। मेरी मम्मी ने नानी माँ से कहा कि हम कुछ दिन के लिए किसी रिश्तेदार के वहाँ चले जाते हैं। वो दोनों ही वहाँ से निकलकर 15 से 20 दिन के लिए अपने रिश्तेदार के वहाँ चले गए और ये सोचने लगे कि शायद जब हम वापस जाएंगे तब तक चीज़ें बदल चुकी हों। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दोबारा लौटने के बाद और भी ज़्यादा परेशानियाँ अब उन पर आने वाली थीं। जब मम्मी और नानी माँ उस रिश्तेदार के घर से लौटे तब उन्होंने महसूस किया कि अब कुछ आवाज़ें उनके घर से ही आ रही है। और फिर दोबारा जब मौलाना साहब के पास गए तो उन्होंने बताया कि आप लोगों का घर बंद पड़ा था, इसी वजह से अब आप लोगों के घर में भी वही जिन्नातों ने अपना कब्ज़ा जमा लिया है। हो सकता है कि वो तुम्हें जान से मार दे। उसी शाम में मेरी नानी माँ चलते चलते अचानक से गिर गई और उसके बाद वो खड़े ही नहीं हो पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके दोनों पैरों की हड्डियाँ किसी ने तोड़ दिया हो या फिर पैरों में जान ही ना हो। मम्मी ने कहा मेरी नानी माँ से कि अब बस बहुत हो गया, अगर हमें अपनी जान बचानी है तो इस घर को छोड़ना ही होगा। फिर वो दोनों उस घर को छोड़कर
दूर अपने एक रिश्तेदार के वहाँ 6 से 8 महीना रहने के बाद अपने गांव के घर को बहुत मुश्किलों से बेचे और उससे जो पैसा आया तब जाकर वो लोगों ने दूसरी जगह अपना एक नया घर ले लिया। तो दोस्तों, ये थी शाकिर जी की छोटी सी घटना। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी प्रणव की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रणव है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना मैंने अपने दादा से सुनी थी। अब घटना पर आता हूँ। बात है 1970 की। तभी दादाजी बताते हैं कि उनकी एज काफ़ी छोटी थी और वो अपने पिताजी के साथ रोज़ाना खेत में काम करने के लिए जाया करते थे। जहाँ पर हमारा खेत था उसके आसपास हर जगह खेत ही खेत थे, यानी कि कोई बस्ती नहीं थी। वहाँ से हमारा घर कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पर था। दादाजी बताते हैं कि एक शाम में खेत में काम करते करते हमें बहुत ज़्यादा समय लग गया था और उस समय सूरज भी डूब चुका था। काम खत्म करके हम जब अपने घर पर आ रहे थे तब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा था। हम सभी वहाँ पर ठंड की वजह से जल्दी जल्दी अपने घर पर जा रहे थे, क्योंकि आसपास के खेत में कुछ और भी किसान थे। वो लोग भी जल्दी काम ख़त्म करके घर ही जाने का देख रहे थे। जब हम घर जा रहे थे तभी रास्ते में मेरे पिताजी मुझसे कहने लगे अचानक से कि बेटा आप पीछे मत देखना, बस कुछ भी हो जाए आगे देखते हुए बढ़ते चले जाना। मैंने पिताजी से जब सवाल पूछा तो उन्होंने बस मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं बस एकदम चुपचाप आगे चलता रहा। अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हमारे पीछे कोई भारी कदमों के साथ आ रहा है। कुछ ही दूरी पर हम लोगों ने एक आदमी को देखा जो कि खेत के पास एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह आदमी एकदम शांत था। उसके शरीर पर कोई ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे। हालांकि ठंड इतनी थी कि हम लोगों ने जो बड़ी सी चादर अपने साथ लेकर गए हुए थे उसे ओढ़ कर रखा था। मैं पिताजी से पूछने लगा कि ये आदमी को देखिए ना, ये कैसा बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है इसे ठंड ही नहीं लग रही। पिताजी ने कहा कि हाँ ठीक है, तू बस चुपचाप आगे देखकर चलता जा। मैं वैसे ही कर रहा था, बस आगे बढ़ता जा रहा था। अगले ही कुछ देर में मैंने फिर से देखा कि अब जो आवाज़ हमें पीछे से आ रही थी वो चलते चलते एकदम से और बढ़ चुकी है। मैं पिताजी से कहने लगा कि पिताजी वो आवाज़ें हमारे पीछे से अब और ज़ोरों से आ रही है, कोई पीछे आ रहा है क्या? उन्होंने मेरी गर्दन पे हाथ रखा और मुझसे कहने लगे कि बस आगे ही देख और चलता जा। मैंने फिर पिताजी से कुछ नहीं कहा और आगे ही बढ़ता रहा। हम कुछ ही समय में अपने घर के पास पहुंच चुके थे। अब मुझे ऐसा लगा कि एक बार तो पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमारा पीछा कौन कर रहा है। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखा, मैंने पाया कि एक बड़ा सा शरीर वाला व्यक्ति हमारा पीछा जो कर रहा था वो कुछ ही दूरी पर आकर रुक चुका है और वो अब हमें घूरे जा रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा लकड़ा था जिसमें आग जल रही थी। मैं वो देखकर बहुत घबरा गया। पिताजी से कहने लगा कि वो आदमी कौन है। पिताजी ने मुझे ज़ोर से डांटा, कहने लगे मना किया था ना, पीछे मत देख। मैं इसके बाद पिताजी के साथ घर में चला गया। जब हम दोनों ही घर के अंदर चले गए, उसके कुछ समय के बाद हमारे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ हुई। मैं उठकर दरवाज़ा जब खोलने गया तब पिताजी ने मुझे ज़ोर से आवाज़ लगाई और कहा कि रुक जा वहीं पर। मैं वहीं रुक गया। फिर उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया और खुद दरवाजे के पास कुछ समय तक रुककर इंतज़ार करने लगे कि शायद दूसरी बार जब खटखटाहट की आवाज़ होगी तब मैं दरवाज़ा खोलूँगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। दूसरी बार आवाज़ हुई ही नहीं, तो पिताजी भी घर के अंदर जाकर लेट गए। अभी कुछ समय दोबारा बीता ही था कि फिर से दरवाजे पर किसी की दस्तक देने की आवाज़ आई। पिताजी उठे और अपने साथ लालटेन लिया। उसके बाद दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए और एक झटके से दरवाज़ा खोलकर वो सामने देखने लगे, लेकिन पाया कि सामने कोई नहीं था। फिर पिताजी दोबारा से घर के दरवाजे बंद करके घर में आकर अपनी जगह पर लेट गए। मुझे पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही थी। मेरी आंख बार बार खुल रही थी। अगले ही कुछ पल में पिताजी मेरे बाजू में आए
आकर मेरे सर पर हाथ रखा। कहने लगे कि तुझे कुछ हो रहा है क्या? मैंने कहा कि हाँ पिताजी, क्योंकि अब मैं कांपना शुरू कर दिया था। वो कहने लगे कि तेरा शरीर एकदम गर्म हो गया है, तुझे बुखार तो नहीं आ गया? फिर मैंने कहा पता नहीं पिताजी, बस बहुत डर लग रहा है मुझे। उन्होंने मुझे उठाया और ले जाकर पानी पिलाया। फिर कहने लगे कि अभी सो जा, इस समय हमारा बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। मैं भी चुपचाप वहाँ पर लेट गया और कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह उठते ही जब मैं पिताजी के साथ खेत के लिए निकल रहा था तो वो कहने लगे कि तू आज खेत मत आ, घर पे आराम कर, मैं कुछ ही समय में लौट आऊँगा। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि पिताजी मैं चलता हूँ, खेत में काम काफ़ी ज़्यादा है। वो फिर ज़ोर से डांट लगाए। कहने लगे बोला ना आराम कर। मैं घर पर जाकर लेट गया। कुछ ही देर के बाद पिताजी दोबारा लौटे। उन्होंने मुझे उठाया और ले जाकर जो पास के मंदिर थे उनके पुजारी जी से मिलवाया। कहने लगे कि रात में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद ये डर गया है। फिर पिताजी ने पुजारी जी को पूरी बात विस्तार में बताई। पुजारी जी ने मेरा उतारा किया और कहने लगे कि दोबारा सूरज डूबने के बाद इसे उस खेत में मत रखना, वरना वो शैतान फिर से इसके पीछे ज़रूर आएगा। मेरे पिताजी जो थे वो उस समय मुझे देखकर कहने लगे कि अब से तेरा खेत में आना बिल्कुल से बंद। मैं ज़िद करने लगा। मैं कहने लगा ऐसा मत करो, मैं खेत में आऊँगा। वो कहने लगे एक बार मना किया ना, मेरी बात मान ले। मैंने कहा कि ठीक है। वहाँ से हम घर आ गए। उसके बाद उसी रात में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हम डर से काँप उठे। उस रात में दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से खटखटाया। जब पिताजी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो पाया कि दूर एक आदमी हाथ में आग की लकड़ी लेकर खड़ा हुआ था और वो हमारे ही घर पर घूरे जा रहा था। पिताजी ने घर के दरवाजे से ही खड़े होकर आवाज़ लगाया, कौन है, क्या चाहिए? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही पिताजी दरवाज़ा बंद करने के लिए दरवाज़ा पकड़े ही थे कि वो आदमी एक झटके में ठीक दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने पिताजी को ज़ोर से धक्का दिया। मेरे पिताजी घर के अंदर आकर गिरे और फिर दरवाज़ा वैसे की वैसे खुला रह गया और वो आदमी बाहर से ही खड़े होकर घर के अंदर देखने लगा। हो सकता है कि शायद वो मुझे ही ढूंढ रहा होगा। उसके बाद पिताजी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। मैं तुरंत ही भागकर बाहर आया और जब देखा तो ये वही शैतान था जो कि दरवाजे के पास खड़ा हुआ मुझे घूर रहा था। उसके बाद मुझे उसने अपनी ओर आने का इशारा किया। मैं जैसे ही उसके पास गया और उसने मुझे छुआ, वो एकदम से ज़ोर से पीछे हटा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सुबह में जब मैं पुजारी जी के पास गया था तो उन्होंने मुझे हाथ पर एक तावीज़ बांधा था और कहने लगे कि अब वो शैतान तेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो एकदम से पीछे हटकर फिर मुझे घूर कर देखने लगा। वो दोबारा मेरे पास आया और इस बार भी जब उसने छुआ तब एकदम से उसका हाथ पीछे हटा। अब वो जान चुका था कि मुझ पर रक्षा कवच बंधा है और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो बस वहाँ पर कुछ देर और खड़े रहकर गुस्से में गुर्राने लगा और फिर वहाँ से वो चला गया। उसके बाद वो हमें कभी कहीं नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी कहानी। अब दोस्तों, जो कहानियाँ हैं ये हमारे कुछ पिछले वीडियो की कहानियाँ हैं। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो इसे भी सुनिए। चलिए बढ़ते हैं उन्हीं कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी ये जो कहानी है ये प्रत्यक्ष के साथ घटी एक सच्ची घटना है, या फिर इसे आप लोग आप बीती भी कह सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आज जो घटना मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 13 साल पहले घटी थी। उस वक्त मेरे पास कोई साधन नहीं था, यानी कि मेरे पास उस वक्त कोई भी बाइक या फिर गाड़ी मौजूद नहीं थी। और उस वक्त सभी के साथ ऐसा ही होता था। बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनके पास कोई ना कोई साधन हुआ करता था। इसीलिए मुझे तो हमेशा बस में ही सफ़र करना पड़ता था। एक दिन की बात है जब मैं और मेरा दोस्त रौनक, हम दोनों मेरे ननिहाल गए हुए थे। दरअसल वहाँ पर एक शादी थी जिसमें मुझे और मेरे दोस्त का जाना बहुत ज़रूरी था। शादी में जाने के बाद हमें वापस अपने घर भी लौटना था। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ
कि हमारे गांव में किसी के भी पास कोई ज़्यादा साधन नहीं था, इसीलिए हम लोग वहाँ से अक्सर बस से ही जाया आया करते थे। कभी कभार ऐसा होता कि बहुत ज़्यादा मजबूरी में किसी की बाइक मिल जाती थी, फिर किसी के पास सच कहूँ तो वहाँ फोर व्हीलर थी ही नहीं। ऐसा ही हमारे मामा के यहाँ पर भी था, तो ऐसे में हमें बस से ही सफ़र करना था। लेकिन शादी के अंदर हम लोग इस प्रकार से रम चुके थे कि हमें पता ही नहीं चला बस के आने का समय हो चुका है। दरअसल बस रात के लगभग 11 बजे के आसपास मामा के गांव में पहुंचती थी और हमें भी 11 बजे ही उस बस में जाना था। मैं और रौनक दोनों बस स्टैंड के लिए पहुंच गए, लेकिन जब हम बस स्टैंड पर पहुंचे तब लगभग 11:15 हो चुके थे। इसका मतलब बस तो निकल गई होगी। जब हम बस स्टैंड पर पहुंचे तो हमने देखा कि बस तो वहां से निकल चुकी थी, क्योंकि वहां पर एक भी सवारी या फिर एक भी मुसाफिर मौजूद नहीं था। जब हमें ऐसा लगा कि वहां से बस तो जा चुकी है, तो अब हमें वापस मामा के घर चले जाना चाहिए। तो मैं और मेरा दोस्त मामा के घर के लिए कदम आगे बढ़े। लगभग 15 या 20 कदम ही आगे बढ़े होंगे कि हमें एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, जिसने हमारे चलते हुए कदमों को एकदम से रोक दिया, क्योंकि हमने देखा कि अब हमें एक लाल कलर की बस वहाँ पर आती हुई नज़र आ रही थी। उस बस को देखते ही रौनक मुझसे बोल पड़ा, अरे यार, हमारी बस अभी निकली नहीं है। हमें तो लगा था कि अब हमें मामा के घर जाना पड़ेगा। देख, बस तो अभी आ रही है। मुझे भी रौनक की बात ठीक लगी और उसके बाद हम दोनों जाकर बस में बैठ गए। बस भी पहले स्टैंड पर आकर रुकी और कुछ देर के बाद अचानक ही वहाँ से चल पड़ी। एक बात मैं आप लोगों को और ये बता दूँ कि वहाँ पर बस लगभग 5 ही मिनट रुकी थी और पता नहीं क्यों मुझे तो कुछ अजीब ही लग रहा था। शायद सवारी वहाँ पर नहीं चढ़े थे इसलिए, या पता नहीं। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी उसके अंदर हमें अपने आप ही सवारियाँ कम नज़र आ रही थी, क्योंकि हम जब बस में बैठे थे तब हमें बस के अंदर कम से कम 50 लोग पहले से ही नज़र आ रहे थे। मगर जब हम लोग उस बस में काफ़ी सफ़र तय कर चुके थे तब हमने देखा कि अब बस के अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और शायद लगभग 4 से 7 आदमी ही कुछ बस में बचे हुए थे। उनमें से 2 मैं और मेरा दोस्त था। और एक अजीब बात उसमें ये थी कि थोड़ा आगे जाने के बाद बस ने अचानक से बेहद ही ज़्यादा स्पीड बढ़ा ली थी और ऐसा चल रही थी कि मानो उसको किसी की परवाह ही ना हो। हमें तो ऐसा लगा कि शायद आज मौत पक्की है, या पता नहीं बस ड्राइवर को क्या हो गया है, अचानक से ऐसी बस चला रहा है। इसके कुछ ही समय के बाद हम लोगों ने नोटिस किया कि बस तो किसी गलत रास्ते पर चल रही है। जब बस गलत रास्ते पर चल रही थी तो रौनक भागता हुआ उस ड्राइवर के पास गया और बोला, अरे भाई साहब, आप बस को गलत रास्ते पर क्यों लेकर आ गए? हमें तो कहीं और जाना था और ये बस तो वैसे भी हमारे गांव की ओर जाती है। ये कौन सा रास्ता है? लेकिन उस ड्राइवर का कोई जवाब नहीं आया। एक बार फिर रौनक ने उससे पूछा, लेकिन उसका फिर भी कोई जवाब नहीं आया। रौनक वहीं बगल वाली सीट पर बैठ गया और मुझे देखकर पीछे से आगे आने का इशारा किया। मैं भी उसके पास गया। फिर रौनक ने धीमे से मेरे कान में बोला, यार, बस ड्राइवर तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मैं भी परेशान हो गया। फिर अचानक रौनक को मानो एकदम से गुस्सा आ गया और उसे ऐसा लगा कि अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है। तब रौनक ने उस ड्राइवर को गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे साले, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे रौनक की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी और तभी मैंने देखा कि रौनक एकदम से उस दरवाजे की तरफ नीचे गिर पड़ा। जैसे ही रौनक उस दरवाजे के पास गिरा तो मैं जल्दी से रौनक के पास पहुंच गया। फिर रौनक ने मुझे उस ड्राइवर की तरफ इशारा करते हुए कुछ बताने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस बात को मैं बिल्कुल भी समझ ही नहीं पा रहा था कि रौनक मुझसे क्या कहना चाह रहा है। और उसके बाद मैंने रौनक को किसी तरह से उठाया और फिर अपनी बैग से पानी की बोतल निकालकर रौनक को पानी पिलाया। लेकिन रौनक भी बहुत ही बुरी तरीके से डरा हुआ था। वो बार बार मुझे उस बस ड्राइवर की तरफ इशारा करके कुछ बताना चाह रहा था, मगर सच कहूँ तो मुझे उसकी कोई भी बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी।
मैं बस यही सोच रहा था कि इसे अचानक क्या हो गया है और इसके हलक से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है। फिर मैंने अचानक से ये देखा कि बस जंगल के अंदर जाने लगी है, और जिस तरह से वो बस को अंदर लेकर जा रहा था, मुझे अब पक्का यकीन हो गया था कि ये ड्राइवर शायद हमारे साथ कुछ गलत करना चाह रहा है। और मैं रौनक के पास से हटा तुरंत ड्राइवर के पास पहुंच गया। मैंने उस ड्राइवर से कहा, भाई साहब, कोई शॉर्टकट रास्ता पड़ता है क्या जो तुम हमें इस जंगल के बीच में से लेकर जा रहे हो? जिस पर उसने मुंडी को हाँ में हिलाया। मुझे लगा कि वो ड्राइवर मुझे हाँ बोल रहा था, और मैं जब उसकी केबिन से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी अचानक से उस ड्राइवर ने अपना पूरा मुंह पीछे की तरफ घुमा दिया। उसे देखने के बाद मैं साफ साफ जान चुका था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये एक प्रेत आत्मा है। और फिर उसका भयानक चेहरा मेरी आंखों के सामने था, जो कि सच में बहुत डरावना था। उसके चेहरे के ऊपर कुछ लगा हुआ था, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से सड़ रहा था, मानो किसी चीज़ को बहुत समय के लिए कहीं छोड़ दिया जाए तो जैसा वो खराब होने लगती है या सड़ने लगती है, वैसी ही वो चीज़ उसके चेहरे पर सड़ रही थी। खैर, मैं जल्दी से भागता हुआ अपने दोस्त रौनक के पास पहुंच गया। जब रौनक ने मुझे इतना डरा हुआ देखा तो उसे पता चल चुका था कि मैं अभी अभी भयानक भूत से सामना करके आया हूँ। हम दोनों के चेहरे उतर चुके थे। तभी बस स्पीड में आगे बढ़ने लगी, और तभी अचानक से हमें उस बस के अंदर काफ़ी शोर नज़र आने लगा। और तभी हमने देखा कि अब उस बस के अंदर काफ़ी सारी सवारियाँ वापस आ चुकी थी, लेकिन उन सभी की मुंडी नीचे की तरफ झुकी हुई थी। उन सब की गर्दन एकदम नीचे थी। ये बात हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। साथ ही अब उनका पूरा चेहरा बदल चुका था। उनके बड़े भयानक खतरनाक चेहरे मेरे दिल के अंदर एक अलग ही खौफ पैदा कर रहे थे। अचानक से उनमें से एक आदमी हमारी तरफ देखने लगा। उसकी एक आंख निकली हुई थी, यानी कि गायब थी, और उसका पूरा शरीर मानो आग में जल रहा था। अब तो हमारी पूरी ज़िंदगी उस बस के ऊपर निर्भर करती थी कि आखिर वो बस हमें किस जगह पर ले जाकर छोड़ेगी, या फिर पता नहीं हम जिंदा बच पाएंगे या नहीं। मैं और मेरा दोस्त रौनक उस बस से कूद जाना चाहते थे, लेकिन एक बात हम अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर हम इस जंगल के अंदर बस से कूद भी जाएंगे तो भी हमारा बहुत बुरा हाल होगा। अभी हम बहुत ही बुरी तरीके से डरे हुए सहमे हुए थे और बस के अंदर चुपचाप बैठे हुए थे। फिर अचानक से वो बस काफ़ी दूर आगे जाने के बाद एकदम से रुक गई। उस बस के रुकते ही मैं और रौनक बाहर निकले। तब हमने देखा कि बाहर की तरफ एक बहुत ही बड़ा मकान बना हुआ था, और तब तक वो सारे यात्री एक बार फिर से गायब हो चुके थे। जब हम उस मकान के अंदर दाखिल हुए तो हमने देखा कि वो कोई मकान नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल बना हुआ था। अचानक से एक डॉक्टर भागता हुआ आया और वो हमारे करीब से निकल गया, और उसके बाद हमने देखा कि वो स्ट्रेचर पर एक आदमी को लेटाकर ले जा रहा था। अब मेरी नज़र उस स्ट्रेचर के उस आदमी पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस पर मैंने देखा कि वो मैं खुद लेटा हुआ था। अचानक से एक और डॉक्टर भागता हुआ पीछे से आया, और इस बार हमने देखा कि उस स्टेज के ऊपर रौनक की लाश पड़ी हुई थी। ये सब देखकर मानो हम दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उस वक्त मैं बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ भी था, लेकिन फिर भी रौनक साथ में था तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिम्मत मुझ में बाकी थी। हम अब एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर चारों ओर छल कपट और बुरी ताकतों का वास था, और वही बुरी ताकत हमें बार बार परेशान कर रही थी। तभी अचानक से एक आदमी ने हमारे कंधे के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा, देख लिए, ये है भूतिया नज़ारा। इतना बोलने के बाद वो आदमी एक बहुत ही भयानक मुस्कुराहट देता हुआ वहाँ से गायब हो गया। उस आदमी की मुस्कुराहट मुझे कुछ ठीक ही नहीं लग रही थी। दरअसल उसके काले काले दांत और उसका भयानक शरीर जो एकदम ज़्यादा डरावना लग रहा था, मानो उसे देखकर याद रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है।
इसके साथ हम लोग ने एक चीज़ और नोटिस की कि जब वो आदमी हमारे करीब आया था तब एक अजीब सी गंध उसके शरीर से आ रही थी। उसके शरीर की गंध कुछ अजीब सी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक मांस के टुकड़े को कई दिनों तक ऐसे ही खुला बाहर सड़ने के लिए छोड़ दिया हो। ठीक कुछ वैसी ही गंध उसके शरीर से आ रही थी। मैंने अपने दोस्त रौनक को अपने साथ लिया और उस हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगा। लेकिन जब हम उस हॉस्पिटल के दरवाजे के पास पहुंचे और वहां से बाहर निकलने ही वाले थे तो एक बार फिर मेरी आंखें एकदम उस दृश्य को देखती रह गई, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि अब वो बस लाल कलर की ही नहीं बल्कि खंडर बन चुकी थी। मेरा तो मुंह खुला के खुला रह गया, क्योंकि कुछ देर पहले हम लोग उसी बस में बैठकर यहाँ पर आए थे। अब मैं ये देख रहा था कि अचानक से ये बस ऐसी भयानक कैसे हो गई। सच कहूँ, बस का खंडर होना एक अलग बात थी, लेकिन वो बस मुझे बहुत ज़्यादा अब डरावनी भी लग रही थी। उसके बाद मैंने एक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ पढ़ा। दरअसल उस बोर्ड के ऊपर हमारे गांव का नाम भी लिखा हुआ था, जो कि लगभग यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर था। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर अब हम किस गांव में खड़े हुए हैं, लेकिन जब हमारी नज़र एक और बोर्ड पर पड़ी जो कि एकदम काला काला नज़र आ रहा था, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था ये इलाका कब्रिस्तान का है, जिसे देखने के बाद मैं तो बहुत ही बड़े शौक में डूब गया, क्योंकि कब हम लोग कब्रिस्तान पहुंच गए ये बात हमें पता ही नहीं चली। और फिर अचानक से मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें हॉस्पिटल के अंदर से आ रही थी, लेकिन वो कोई सामान्य आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, कई सारे लोगों की आवाज़ एक साथ सुनाई दे रही थी। और मानो ऐसा साफ समझ में आ रहा था कि वो दर्द से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। उनकी आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक लग रही थी और दर्द से भरी हुई थी। तभी अचानक से हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते उन आवाज़ों के साथ साथ वो हॉस्पिटल भी, जो कि अभी अभी हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था, वो एकदम से आग से जलने लगा। उस हॉस्पिटल को इस तरह जलता हुआ देखकर हम तो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। फिर मैं और रौनक हम दोनों वहाँ से भागते हुए उस बस की दूसरी साइड आ चुके थे, लेकिन अभी भी हमें वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। चारों ओर बस सुनसान ही सुनसान पड़ा हुआ था। मानो ऐसा लग रहा था कि वो सन्नाटा खुद हमसे कह रहा हो, यहाँ से भाग जाओ अपनी जान बचाकर। हमने देखा कि वहाँ पर हमें एक बल्ब की रोशनी नज़र आने लगी। वो रोशनी हमारे ऊपर अपनी एक नज़र मार रही थी। हम दोनों ने ज़्यादा सोचा ही नहीं, तुरंत वहाँ से उस रोशनी की तरफ निकल पड़े। हमें लगा कि शायद हमारी जान बच सकती है। हम लोग उस जगह से लगभग 200 मीटर की दूरी तय कर चुके थे। तभी हमें हमारे पीछे से बहुत ही ज़ोर की आवाज़ आने लगी, मानो हमारे पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे हो। और फिर जब एक नज़र हमने पीछे की तरफ मारी, मैंने देखा कि हमारे पीछे की तरफ से बहुत ही सारे लोग भाग रहे थे, यानी कि वो बिल्कुल सच था। फिर ऐसा कह सकते हैं कि उस हॉस्पिटल के सारे मुर्दे हमारे पीछे लग गए थे, लेकिन हम किसी तरह उस रोशनी तक पहुंच गए। और फिर जब हम उस रोशनी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे में एक आदमी बैठा हुआ था। फिर हम लोग ने उस आदमी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा नज़र आ रहा था। उस आदमी ने बताया कि वो इस कब्रिस्तान का रखवाला है, जो यहाँ पर निगाह रखता है और कई सालों से यहीं पर रह रहा है। हमारे साथ घटी पूरी घटना हम लोगों ने उसे बता दिया। तब जाकर हमें पता चला कि वो बस पहले एक हॉस्पिटल की बस हुआ करती थी, और फिर एक दिन की बात है कि वो बस सीधा हॉस्पिटल के पास आकर पता नहीं क्यों नहीं रुकी। शायद उसका ब्रेक फेल हो गया और वो बस हॉस्पिटल के अंदर घुस गई। और सच कहे तो वो बस के ब्लास्ट होने की वजह से पूरे हॉस्पिटल में आग लग गई। उस हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे वो सब बेमौत मारे गए, मगर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। उनको यही लगता है कि उनकी मौत किसी की वजह से हुई है, और आज भी वो आत्माएं
अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। शुक्र करो कि तुम लोग यहाँ तक कैसे न कैसे पहुँच गए। अब शायद तुम्हें वो आत्मा बिल्कुल नहीं सताएगी, क्योंकि इस कमरे में अंदर आने की हिम्मत उनमें नहीं। हम लोगों ने उस बूढ़े आदमी से ज़्यादा सवाल तो नहीं किया कि क्यों वो आत्मा अंदर नहीं आएगी और क्यों हमें नहीं मारेगी। बस उस वक्त हम लोगों ने चैन की सांस ली कि हमारी जान बच गई। मगर उसके बाद हम कभी भी रात में किसी बस से सफ़र करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो दोस्तों, ये थी प्रत्यक्ष की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये एक अजीब से साए के बारे में है जो अक्सर लोगों को भटकते हुए दिखाई देती थी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम नरेश है। मैं शिवानी गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव के पास में एक जंगल पड़ता है, लेकिन उस जंगल के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेरी पढ़ाई शहर में चल रही थी। लेकिन उसके बाद जब मेरी कॉलेज की छुट्टियां हुई, तब मैं अपनी मम्मी पापा से अपने दादा दादी के पास जा पहुंचा। वैसे तो हम लोग गांव के बाहर रहते थे, लेकिन जब भी मेरी छुट्टियां पड़ जाती तो मैं भी गांव चला आता था, क्योंकि मुझे गांव बहुत ज़्यादा पसंद था और अक्सर ही मुझे गांव की बहुत ज़्यादा याद भी आती रहती थी। इसीलिए मैं मेरी मम्मी पापा से पूछकर अपने गांव आ गया। लेकिन इस बार जब मैं अपने गांव पहुंचा तो मैंने देखा कि गांव में वो पहले जैसी चहल पहल दिखाई ही नहीं दे रही थी। दिन में तो हमें गांव में सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन जैसे ही रात हुई कि सब कुछ अचानक से एकदम से बदल गया। चारों ओर सन्नाटा सा पसर गया, मानो किसी भयानक ताकत ने गांव के पूरे शोर को अचानक से ख़त्म करके अपना डर जमा दिया था। चारों ओर सन्नाटा गूंज रहा था, अजीब सा सन्नाटा जिसे देखकर सच में कोई भी डर जाता। लेकिन उस सन्नाटे के अंदर भी जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी वो ये थी, गांव का कोई भी इंसान रात के 8 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। मैंने एक दिन में ये सब नज़ारा देखा तो मैं सीधा अपने दादाजी के पास पहुंचा और दादाजी को अपने मन की सारी बात बताई। तो दादाजी ने मुझे बताया कि इस गांव में अचानक से एक ऐसे राक्षस का साया आ गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यही नहीं, वो खतरनाक होने के साथ साथ लोगों के खून का प्यासा भी है। वो लोगों का सिर्फ खून पीना जानता है। दादाजी ने मुझे बताया कि उस राक्षस का नाम है द्रव, क्योंकि सिर्फ इंसानों का खून पीकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। वो कुछ अजीब सा लग रहा था सुनने में। मैं दादाजी से पूछा, सिर्फ इंसानों का खून पीकर उन्हें ख़त्म कर देता है, यानी जान से मार देता है? दादाजी ने हाँ कहा। एक नौजवान होने की वजह से मुझे भूत प्रेत पर कितना विश्वास होना चाहिए ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शहर के लोग कभी भी ऐसी सब बातों पर विश्वास ही नहीं करते और मुझे भी इन सब चीज़ों पर सच कहूँ तो विश्वास था ही नहीं। उसके बाद मैंने उस गांव में रात में सैर करने का सोच लिया था। मेरे दादाजी ने बताया कि इस गांव से लगभग 2 किलोमीटर तक एक रास्ता पड़ता है। उस पूरे रास्ते में द्रव राक्षस का साया है। वो राक्षस इतना खतरनाक है कि गांव के पूरे रास्ते से लेकर पूरे गांव में भी इसका खौफ बना हुआ है। कोई भी रात में 8 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। उसके साथ मेरे दादाजी ने बताया कि वो राक्षस सबसे पहले इंसान की खोपड़ी तोड़ देता है और फिर उस इंसान का खून पीने के बाद उस इंसान के शरीर को गाड़ देता है। दादाजी की बातें सुनने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सच कहूँ तो उनकी बातें डरावनी कम और मज़ेदार ज़्यादा लग रही थी, लेकिन इन पर विश्वास करना है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था। उसके बाद मैं उस दिन रात को तो आराम से सो गया, लेकिन दूसरे दिन मेरे खुराफाती दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया और फिर मैंने कुछ दोस्तों को भी अपने साथ कर लिया। मैंने सबसे पहले तो उसी गांव के कुछ लड़कों को विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ एक दिमाग का भ्रम होता है। वो लोग भी मेरी बातों को आसानी से मान गए। उसके बाद हमने दूसरे दिन ही ये तय किया था कि हमें आज रात उस पूरे रास्ते पर एक चक्कर लगाना है।
लेकिन जब रात के लगभग 9 बजे हमारी मीटिंग होने वाली थी, वहाँ पर सिर्फ 4 ही लोग पहुँचे। एक तो मैं और मेरे 3 बहुत ही करीबी दोस्त। हमें समझ में नहीं आया कि आखिर बाकी लोग क्यों नहीं आए। हमने सोचा कि शायद इस छोटी सी बात से वो बहुत ही ज़्यादा डर गए होंगे, इसीलिए हो सकता है वो लोगों ने आने का प्लान कैंसिल कर दिया। शायद उनके घर वालों ने उन्हें आने भी नहीं दिया होगा। मेरे दोस्त ने कहा, यार जाने दे, अब जो भी हुआ सो हुआ, हमें क्या करना है ये बात सोचते हैं। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मैंने अपने घर वालों से ये भी कहा था कि मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। मैं वहाँ से अपने 3 दोस्तों को लेकर निकल पड़ा। उस वक्त रात के कुछ 9:30 बज चुके थे। हम तीनों दोस्त उस हॉन्टेड रास्ते पर उतर गए। एक और बात इसमें यह भी थी कि जब हम मिले थे तब 4 थे, यानी कि मुझे मिलाकर 4, लेकिन उसमें से एक दोस्त बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर हम लोग जब उस रास्ते पर चले गए तो हमने देखा कि उस अंधेरी रात के अंदर सिर्फ कीड़े मकोड़े की आवाज़ आ रही थी और चारों तरफ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ये बात मैं अच्छे तरीके से जानता था कि उस रास्ते पर हमें कोई भी नज़र नहीं आएगा, केवल और केवल सुनसान रास्ता और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। उसके बाद मैं और मेरे तीनों दोस्त वहीं पास में झाड़ियों की तरफ जाने लगे। हालांकि वो मेरे तीनों दोस्त भी उसी गांव के थे, लेकिन उन्हें भी शायद मेरी तरह इन चीज़ों पर थोड़ा कम ही विश्वास था। वो तीनों बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से आवाज़ आई जिसने हमें एकदम से अंदर से डरा कर रख दिया। वो आवाज़ किसी जानवर जैसी लग रही थी, मानो कोई जानवर ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हो, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद में भी हमें कोई नज़र नहीं आया। हमें लगा कि यहाँ पास में जंगल है, तो ऐसे में यहाँ पर ऐसी आवाज़ों का आना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो आवाज़ से हम तीनों डर गए थे। हम ये सोच रहे थे कि वो आवाज़ पता नहीं कौन से जानवर की होगी। नवीन हमें एकदम से बोल पड़ा, अब हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन मैंने नवीन की बात काटते हुए कहा, अरे यार घबराने की कोई बात नहीं है, ये ज़रूर किसी जंगली जानवर की ही आवाज़ होगी और शायद इसीलिए तो इतना ज़्यादा डर गया है। ये बोलकर मैंने हल्की सी मुस्कुराहट भी दी, लेकिन उस समय नवीन मेरी बातों को मानने को तैयार ही नहीं था। और फिर अचानक से किसी के ज़ोर ज़ोर से कदमों के पटकने की आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई देने लगी। नवीन मुझसे कहने लगा, मैंने कहा था ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तू मेरी बात माना ही नहीं। मैंने अगले ही पल कहा, अबे पागल, कोई ज़रूर जंगली जानवर ही होगा, तू इतना क्यों घबरा रहा है। लेकिन अब नवीन बहुत ही बुरी तरीके से घबरा चुका था। मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से सड़क पर हमने एक साये को देखा। दरअसल हमने देखा कि उसका आधा शरीर जैसे किसी कुत्ते जैसा लग रहा था, और वैसे भी हम उसका आधा ही शरीर देख पा रहे थे अंधेरे की वजह से, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही घना अंधेरा छाया हुआ था, जिस वजह से उसे साफ साफ देख पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। लेकिन उसकी चमकती हुई 2 आंखें हमने देख ली थी। वो चीज़ अचानक से ही जंगल की तरफ चली गई और उसकी आंखों की चमक की वजह से सिर्फ हमें उसकी 2 चमकती हुई आंखें ही नज़र आई, बाकी हमें कुछ बराबर नहीं दिखा। लेकिन बाकी का पूरा उसका शरीर हम देखने में बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखा रहे थे। लेकिन उसके बाद नवीन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलने लगा कि यहाँ से निकलते ना यार, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है, तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन मेरा शैतानी दिमाग और भी खतरनाक बन चुका था, क्योंकि अब मुझे उस चीज़ को देखना था जो कि अभी अभी जंगल में गई थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उन तीनों को लेकर उस जगह पर पहुंच गया जहां से वो कुत्ते जैसा जानवर गुजरा था और जंगल के अंदर चला गया था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उन तीनों को लेकर उस जगह पर पहुंच गया जहां से वो कुत्ते जैसा कुछ जानवर दिखने वाला जंगल के अंदर घुसा था। लेकिन जब हम लोग उस जगह पर पहुंचे तो हमने देखा वहां पर तो कोई मौजूद ही नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद वो जंगल के एकदम अंदर घुस चुका है। मैं तो जंगल में जाने को तैयार था, लेकिन मेरे साथ जितने भी दोस्त थे
वो बिल्कुल मना कर रहे थे, इसीलिए मैंने भी जंगल के अंदर जाने का प्लान कैंसिल किया। मैं वहीं पर खड़ा होकर उसी का इंतज़ार करने लगा, जो कि अभी अभी जंगल के अंदर घुसा था। और एक बात सच कहूँ, मेरे दोस्त जितने भी थे वो डर तो रहे थे, लेकिन जानना उन्हें भी था कि वो क्या है। हम कुछ देर तक तो वहाँ खड़े रहे, लेकिन फिर भी हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसके बारे में गांव वालों का कहना था। और जब मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है, तो मैं बहादुरी के साथ गाड़ी को स्टार्ट करता हुआ वापस गांव की तरफ रवाना होने लगा। लेकिन तभी अचानक से हमें ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी के पास से कोई बहुत ही तेज़ी से गुजरा हो, लेकिन हमें वहाँ पर कुछ साफ साफ नज़र नहीं आया। हमें सड़क के बीचों बीच एक ऐसा खौफनाक दृश्य दिखा जिसे देखने के बाद किसी के भी रूह कांप जाती। पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा भयानक, दिल दहला देने वाला नज़ारा देखा था, क्योंकि इस बार मैंने देखा था कि सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा जानवर जिसके बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, और वो सच में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो मेरे बिल्कुल आंखों के सामने खड़ा था, जिसके दांत बहुत ही लंबे लंबे और साथ ही उसकी गर्दन जो कि नीचे झुकी हुई थी। और फिर अचानक उसने अपनी आंखें हमारी तरफ उठाई तो मेरा दिल एकदम से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि ये वही रोशनी थी जो कि पहले हमें एक छोटे से जानवर के रूप में नज़र आ रही थी। यानी कि कुछ देर पहले एक छोटे से जानवर ने उस सड़क को क्रॉस किया था, तब उसकी आंखें भी इसी तरह से चमक रही थी, यानी कि ये वही था। उसके बाद अचानक से उसके कदम हमारी तरफ बढ़ने लगे, और फिर अचानक वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं होने लगा। वो राक्षस पता नहीं कैसे, मगर सिर्फ एक ही पल में हमारे बेहद करीब आ चुका था। और हमारे करीब आने के बाद अचानक ही हमारे दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और गाड़ी को ज़ोर से भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मानो मेरी गाड़ी को किसी ने पीछे से बहुत ही ज़्यादा ताकत से पकड़ रखा था। इसीलिए मैं गाड़ी को ज़्यादा भगाने में कामयाब नहीं रहा। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पर हमारी आंखों के सामने काला काला अंधेरा छाने लगा। हमारी गाड़ी भी एकदम से बंद पड़ गई। गाड़ी के बंद होने के बाद जब सब कुछ एकदम नॉर्मल हुआ तो हमने देखा कि सभी के हाथ पैरों पर किसी चीज़ के निशान बने हुए थे। लेकिन नवीन अभी भी भगवान हनुमान जी की मूर्ति को अपने गले से लगाए हुए उसे जकड़ कर बैठा हुआ था, यानी कि वो राक्षस अब वहाँ से जा चुका था। लेकिन अभी हम ये नहीं जानते थे कि वो वापस कब आएगा, क्योंकि वो एक शैतानी ताकत थी। जैसा कि वो एक शैतानी ताकत थी तो उसका आना बिल्कुल तय था। लेकिन अब हम जल्द से जल्द वहाँ से गांव पहुँचने वाले थे, परंतु मैंने गांव जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। जैसे कि मैंने सुना था कि उस गांव से लेकर इस कच्ची सड़क तक उस राक्षस का साया है, तो मैं गांव तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। यही सोचकर मैंने गाड़ी को पीछे के रास्ते की तरफ मोड़ लिया, लेकिन उस रास्ते को भी मुझे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। फिर मैंने गाड़ी को ब्रेक लिया और फिर जल्दी से गाड़ी को भगाने लगा, और फिर मेरी नज़र गाड़ी के कांच पर पड़ी। वो राक्षस बिल्कुल हमारी गाड़ी के पीछे पीछे भागकर आ रहा था। हम तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो चुके थे, क्योंकि उस राक्षस ने अपने हाथ पैरों के नाखून से हम पर हमला जो किया था। लेकिन उसके बाद हम लगातार गाड़ी को भगाते हुए उस रास्ते पर पहुंच गए, जहां से हम आसानी से बचकर निकलने में कामयाब हो गए थे। हम लोग किसी तरह उस 1 किलोमीटर के रास्ते को तय करने के बाद उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हमारा बचना लगभग तय था। उस दिन किसी तरह उस भयानक राक्षस से हमारी जान बच गई। लेकिन उसके बाद में मैं उस जगह से कभी गांव के अंदर या गांव से बाहर नहीं आता था। मुझे अब वो रास्ता बहुत ज़्यादा डरावना लगता था, बल्कि मैं अकेला तो क्या, अपने मम्मी पापा के भी साथ उस रास्ते से कभी नहीं गया आया, और रात में तो क्या, मैं दिन में भी जाने डरता था। जहाँ तक मुझे याद है, मैं उसके बाद लगभग 3 से 4 बार ही अपने गाँव गया, वो भी दूसरे रास्ते से। लेकिन हाँ दोस्तों,
उसके 1 या 1.5 साल के बाद मेरे साथ फिर से एक अजीब सी भूतिया घटना हुई। वो मैं फिर कभी इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इस घटना के बाद मैंने अपने गांव जाना ही छोड़ दिया। भले ही वो गांव मेरा जन्म भूमि है, लेकिन सच में अब उस गांव में जाने से भी मैं डरता हूँ। और उस दिन के बाद मुझे एक बात का विश्वास हो गया था कि सच में ये भूत पिशाच ये सब सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में होते हैं। एक बात मुझे आज तक ये भी नहीं समझ में आई कि उस दिन उस राक्षस ने हम पर हमला क्यों नहीं किया। क्योंकि वो चाहता तो उस दिन हमारी मौत पक्का थी। लेकिन शायद उस दिन नवीन के गले के अंदर हनुमान जी की मूर्ति जो डली हुई थी। इसी के साथ दोस्तों एक बात और ये कहना चाहूँगा कि उस दिन जो हुआ सो हुआ। एक बात का शुक्र है कि मेरी जान बच गई, और वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। एक बात इसमें यह भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई कि मेरे किसी भी दोस्त को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। वो मेरे ही कहने पर मेरे साथ चले थे। अगर उस दिन उनको कुछ हो जाता तो उनकी मौत का दुख मैं आज तक नहीं भुला पाता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर हाँ आप लोग चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।